जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, देश में परमाणु ऊर्जा केंद्र की बात होती है तो सभी का ध्यान दक्षिण भारत की ओर जाता है। जी हां, आपको बता दें कि यहां पे उत्तर भारत में भी अब परमाणु संयंत्र होगा और यह हरियाणा के गोरखपुर में लगने जा रहा। इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वीकृति भी दे दी है। यह संयंत्र राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और आपको बता दें कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के दौरान प्रमुख उपलब्धियों में से एक देश के अन्य हिस्सों में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना होगी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की परमाणु क्षमता को बढ़ाने की प्राथमिकता के अनुरूप पिछले 8 सालों में कई क्रांतिकारी फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तान की ओर से पंजाब में ड्रग्स भेजने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब के युवाओं को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की तरफ से चोरी छिपे ड्रग्स और हथियार भेजे जाते हैं। इसके लिए अब ड्रोन का सहारा लिया जाता है। हालांकि बॉर्डर पर तैनात भारतीय जवान अक्सर इन साजिशों को नाकाम कर देते। BSF ने रविवार को पंजाब के गुरदासपुर बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने में सफलता हासिल की है। पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट बरकरार है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी और महंगाई में लोगों की कमर पहले ही टूट गई है। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आर्थिक संकट के लिए शहबाज शरीफ सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हम एक दिवालिया देश में रह रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से योजना चलाई जाती है। ऐसे ही एक स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महात्मा गांधी पेंशन योजना के नाम से चलाई जा रही है। ये योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन का लाभ देती है। राज्य सरकार बुजुर्ग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजना चलाती है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। इससे कम उम्र के लोगों को योजना का लाभ नहीं मिलता। यूपी सरकार की योजना 1000 रुपए की पेंशन हर महीने देती है और यह रकम सीधे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के अकाउंट में भेजी जाती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का आगामी बजट सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान कानपुर देहात जिले में मां बेटी की हालत में हुई मौत, कानून व्यवस्था और महंगाई समेत अन्य मामलों को लेकर हंगामेदार रहने वाला है। आपको बता दें कि विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार को घेरने की योजना बनाई। हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विपक्ष के पास सदन के पटल उसे घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा और इस बीच राज्य का बजट 22 फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में इस समय उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी और कुछ दूसरे संगठन द्वारा लगातार ये मांग उठाई जा रही है, लेकिन TMC ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में बंगाल का बंटवारा नहीं होने देगी। इसी वजह से पार्टी अब बंगाल विधानसभा में इस मांग के खिलाफ प्रस्ताव लाने जा रही है। बजट सेशन में ही प्रस्ताव आने वाला है। इसे लेकर एक नोटिस पहले ही दिया जा चुका है। अब TMC इस प्रकार का प्रस्ताव उस समय ला रही है जब बीजेपी ने अलग अलग राज्य की मांग तेज कर दी। पिछले कुछ सालों से पार्टी के कई नेता उत्तर बंगाल के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में चुनावों का मौसम आते ही राजनीति गरमाने लगी है। राज्य के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रविवार को हजारों कर्मचारियों ने OPS की बहाली को लेकर पंचकुला में जोरदार प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर OPS को बहाल नहीं किया गया तो सरकार बदल दी जाएगी। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि देश के अर्थशास्त्री और राजनेता पुरानी पेंशन योजना को लेकर जो बयान दे रहे वह अंतर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि राज्य के विधायक और सांसद खुद कई पेंशन ले रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से मार्टिन फाउंडेशन ने तमिलनाडु में चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम गांव से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रॉकेट मिशन को रविवार को लॉन्च किया। 100 से अधिक सरकारी स्कूलों के 5000 से अधिक छात्र इस रॉकेट परियोजना का हिस्सा रहे हैं। इस मिशन के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से कक्षा 6 से 12वीं तक के 5000 से अधिक छात्रों को 150 पिको उपग्रहों से डिजाइन और विकसित करना सिखाया है। मौसम विभाग ने रविवार को अगले 2 दिनों के लिए गुजरात के कोंकण और कच्छ क्षेत्र में हीट वेव की चेतावनी जारी की। आपको बता दें कि IMD वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने कहा है कि वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ आज से पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है। यह आज पूरे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में मौसम के प्रभावित करेगा और अंततः कल से हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड को प्रभावित करना शुरू कर देगा। उन्होंने आगे कहा है कि उत्तरी पंजाब के पठानकोट क्षेत्र में 2 से 3 दिनों में यहाँ पे हल्की बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौरैया संरक्षण के लिए राज्यसभा सांसद बृजलाल के प्रयासों की सराहना की। राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP ने ट्विटर पर शनिवार को एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे आवास में गौरैया। उन्होंने आगे बताया कि उनके आवास में 100 से अधिक गौरैया है, जिस पर PM मोदी ने उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि बहुत खूब, आपका यह प्रयास हर किसी को प्रेरित करेगा। राज्यसभा सदस्य बृजलाल ने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि उनके घर में गौरैयों ने अंडे देने शुरू कर दिए, जिन्होंने इस दौरान लोगों से अपील की है कि गर्मी के दौरान घर में चिड़ियों के लिए पानी रखना ना भूलें।
भारत में लगभग 2 दशक पहले सरकार के स्वामित्व वाली एयर इंडिया का विमानों का बड़ा बहुत छोटा था और उसमें भी बार बार खराबी आने की आशंका बनी रहती थी। ऐसे में विमानों को लीज पर लिया गया और फिर बाद में एयरलाइन ने 111 विमानों की खरीद का ऑर्डर दिया। एयर इंडिया के पूर्व प्रमुख वी तुलसीदास ने एयरलाइन द्वारा 470 नए विमानों के ऐतिहासिक ऑर्डर के बीच बताया कि बेड़े में विस्तार की जरूरत है, जिससे लंबे समय से चली आ रही इस शिकायत को दूर करने में मदद मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले अधिकांश भारतीय विदेशी एयरलाइन से यात्रा करते हैं। तुर्की सीरिया में भूकंप से 41,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। तुर्की की मदद के लिए भारत से भी एनडीआरएफ की कई टीमें भेजी गई थी। रविवार को अंतिम दिन ने भी भारत वापसी की ऑपरेशन दोस्त के तहत इन टीमों की तुर्की भेजा गया। बता दें कि 151 एनडीआरएफ कर्मियों और डॉग स्क्वाड की 3 टीमों ने भूकंप प्रभावित देश की सहायता प्रदान की। 6 फरवरी को तुर्की में भूकंप आने के 24 घंटे के भीतर भारत ने एनडीआरएफ की टीम भेजकर तुर्की में ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। तमिलनाडु सरकार ने देश भर के कॉलेजों में मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की वैधता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सिंगल विंडो कॉमन टेस्ट संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन है। बता दें कि नीट, एमबीबीएस और बीडीएस जैसे स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के साथ साथ सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जल्द ही एक ऐसा ऐप पेश करेगी जिसके माध्यम से यात्री कई उत्पाद खरीद सकेंगे और प्रमुख स्थानों पर संपर्क समेत कई सेवाओं की बुकिंग करा सकेंगे। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि मेट्रो के लिए भारत के पहले वर्चुअल शॉपिंग ऐप मूवमेंट 2.0 में दिल्ली मेट्रो स्मार्ट कार्ड के तत्काल रिचार्ज और अन्य सेवाओं के स्मार्ट भुगतान की सुविधा मिलेगी। डीएमआरएस ने बयान में कहा है कि ऐप की सहायता से मेट्रो यात्री कई उत्पाद खरीद सकेंगे और मेट्रो में यात्रा करने के दौरान कई सेवाओं की बुकिंग भी करा सकेंगे और अपने गंतव्य स्टेशन पर उनका ऑर्डर पूरा कर दिया जाएगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के रविवार को लॉन्च होने के साथ ही भारत एक और मील पत्थर साबित की ओर बढ़ गया। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस जोन इंडिया के संस्थापक और सीईओ डॉक्टर आनंद मोगालिंगम ने बताया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत एक हाइब्रिड रॉकेट और 150 पिकोसैट उपग्रह को लॉन्च किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि ये पहला हाइब्रिड रॉकेट है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार देश के विभिन्न हिस्सों से कक्षा 6 से 12वीं तक के 5,000 से अधिक छात्रों को इस पहल में रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किए जाने वाले 150 पीईओएसओ उपग्रह के डिजाइन और विकसित करने में सक्षम बनाया गया है। बयान में कहा गया है कि इसने चयनित छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के बारे में अधिक जानने का अवसर प्रदान किया है। हॉस्पिटैलिटी चेन ओयो के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल जल्द शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इस साल मार्च में होने वाले अपनी शादी से पहले रितेश अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें शादी में आने का निमंत्रण दिया है। और आपको बता दें कि ट्विटर पर ओयो के संस्थापक के साथ तस्वीर साझा कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आशीर्वाद से हम एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। जिस गर्मजोशी से उन्होंने हमारा स्वागत किया उसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। मौसम विभाग ने रविवार को चेतावनी जारी की। अगले 2 दिनों में गुजरात के कोंकण और कच्छ क्षेत्र में हीटवेव की संभावना। आईएमडी वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने कहा है कि एक पश्चिमी विक्षोभ आज से पश्चिमी हिमालय इलाके को प्रभावित करने की संभावना। यह आज पूरे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में मौसम को प्रभावित करेगा और कल से हिमालय प्रदेश व प्रभावित उत्तराखंड में भी प्रभावित होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी पंजाब को पठानकोट इलाके में 2 से 3 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। जिला नागरिक अस्पताल में कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन प्लांट शुरू किया गया था। इसके निर्माण के कुछ समय के बाद ही कोरोना महामारी संक्रमण कम हो गया था, फिर इस प्लांट को बंद कर दिया गया। अब कोरोना महामारी गुजर गई, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। वहीं ऑक्सीजन प्लांट बंद होने के कारण अभी केवल सिलेंडरों के माध्यम से ही काम चलाया जा रहा। यह ऑक्सीजन प्लांट पिछले 1 साल से खराब पड़ा है। इसे ठीक करवाने को लेकर भी अधिकारी कोई रुचि नहीं दिखा रही है। यदि अधिकारी चाहे तो यह ऑक्सीजन प्लांट आसानी से शुरू किया जा सकता है। इससे प्रति मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन अस्पताल बनाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जल्द जारी किए जाने की उम्मीद है। कयास लगाया जा रहा है कि फरवरी खत्म होने से पहले ही पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 4 साल पहले 2019 में पीएम किसान योजना को 24 फरवरी को लॉन्च किया गया था। इसको देखते हुए कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 24 फरवरी को योजना की 13वीं किस्त जारी की जा सकती है, लेकिन इस बारे में फिलहाल निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि 12वीं किस्त 17 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी। इसमें लगभग 80 मिलियन किसानों को 16,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।
प्रतिदिन के अनुसार सोने चांदी में आज भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। अगर आप भी नए साल में सोने चांदी खरीदना निवेश करने का प्लान बना रहे तो ये आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। आपको बता दें कि जहां बीते दिन 24 कैरेट सोने का भाव 56,510 था, आज 24 कैरेट सोने का भाव 56,950 था। आज में सोने के भाव में स्थिरता है। वहीं 22 कैरेट सोने की बात करें तो बीते दिन 22 कैरेट सोने का भाव 51,800 रुपये था, आज 22 कैरेट सोने का भाव 52,200 रुपये है। वहीं 22 कैरेट सोने की भाव में स्थिरता देखने को मिली। चांदी के भाव का आज 68,600 रुपये, वहीं बीते दिन चांदी का भाव 68,600 रुपये था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।